बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग फ्रेम और सैम्पलिंग डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टारगेटेड पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके ऊपर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, एक ऐसी पॉपुलेशन जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके ऊपर आप कोई ना कोई स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड टारगेटेड पॉपुलेशन। फ़र्ज़ करें कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है। आप किसी फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं उन पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री के जितने भी वर्कर्स हैं वो सभी आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है। आप किसी हॉस्पिटल के पेशेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उस मुतल्लिका हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हैं वो सभी आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है। अब जो सैम्पलिंग फ्रेम है ये बेटा एक लिस्ट है उन यूनिट्स की, उन इंडिविजुअल्स की, उन एलिमेंट्स की जिनमें से आपने एक सैम्पल ड्रॉ करना है फॉर स्टडी, फॉर रिसर्च। तो उस लिस्ट को हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। इन अदर वर्ड, जो आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है उस टारगेटेड पॉपुलेशन की जो कंप्लीट लिस्ट है जिसमें से आप सैंपल ड्रॉ करेंगे, दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम जो है ये इंश्योर करता है कि जिस लिस्ट में से आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉपुलेशन को मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अगर आपका सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा प्रॉपर, तो फिर उस सैंपल से मिलने वाले जो रिजल्ट्स होंगे वो उस पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उस पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपका सैंपल है वो उस पॉपुलेशन का बेस्ट पार्ट ही नहीं है। इसको मैं और आसान कर दूँ। लेट्स सी, आप रिसर्च कर रहे हैं कि जो कुछ स्पेसिफिक ब्रांड के टायर हैं वो ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करते हैं या उनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। अब ये आपने रिसर्च करना है किसी स्पेसिफिक ब्रांड के टायर्स के ऊपर, तो आप सैंपल लेने लग जाएं साइकिल वालों से, रेडी वालों से, या ऐसे लोगों से जिनका उस गाड़ी से या उस टायर से लिंक ही कोई नहीं है, पैदल चलने वालों से आप इंफॉर्मेशन लेने लग जाए। तो अब आपका जो सैंपल है, आपने सैंपल ऐसा ले लिया जो वो स्पेसिफिक ब्रांड का टायर यूज़ ही नहीं करते, तो डेफिनेटली उनको पता ही नहीं है कि वो टायर जो है वो उसकी माइलेज क्या है या उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो क्या है। तो अब आपका सैंपल ही प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेटली फिर उस सैंपल में से जो भी आप रिज़ल्ट्स निकालेंगे वो मतलब प्रॉपर नहीं होंगे, वो आपकी रिसर्च को यूज़लेस कर देंगे, फ़ायदा ही कोई नहीं है उससे रिसर्च का। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जो सैंपल लेना है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए मुतल्लिका पॉपुलेशन का जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये तभी मुमकिन है कि अगर आपके पास कंप्लीट लिस्ट होगी उन पॉपुलेशन यूनिट्स की जिनके ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हैं। एक अच्छा सैम्पलिंग फ्रेम जो है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी ये है कि वो कंप्लीट होता है, मतलब उसमें कोई भी वैल्यू जो है ना वो मिसिंग नहीं होती और वो एक्यूरेसी मेंटेन करता है। मतलब उस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे
मुकम्मल हैं और कोई भी पार्शियल इंफॉर्मेशन उस लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट है हर लिहाज से और वो फ्रेश है, अप टू डेट है। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो लिस्ट है वो पिछले महीने की यूज़ कर रहे हैं और रिसर्च आप इस महीने में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वो बिल्कुल कंप्लीट होगी, यूनिकनेस होगी, रेलिवेंस मीन के ज़ाहिर है वो मुतल्लिका रिसर्च या मुतल्लिका पॉपुलेशन से रिलेटेड होगी और उसमें एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। यानी आप उन सभी यूनिट्स तक इजीली एक्सेस ले सकते हो, आप उन तक इजीली पहुंच सकते हो और आप उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। अब इस सैम्पलिंग फ्रेम की कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में जो वोटर की लिस्ट है ये भी एक सैम्पलिंग फ्रेम है। जो कस्टमर डेटाबेस है ये भी एक सैम्पलिंग फ्रेम की एग्जांपल है। किसी स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट का रिकॉर्ड है ये भी एक सैम्पलिंग फ्रेम हो सकता है। किसी हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड है ये भी सैम्पलिंग फ्रेम हो सकता है। किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज़ की रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका सैम्पलिंग फ्रेम हो सकता है। तो जो सैम्पलिंग फ्रेम है इसकी जो फेमस टाइप्स हैं उनमें सबसे पहली है कि लिस्ट बेस्ड सैम्पलिंग फ्रेम। एक ऐसा सैम्पलिंग फ्रेम जो एक स्ट्रक्चर्ड लिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है या स्ट्रक्चर्ड लिस्ट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी है या ऑफिशियल रजिस्टर्स हैं किसी भी रिकॉर्ड से मुतालिक, तो वो जो डायरेक्टरीज़ हैं फ़ोन की या ऑफिशियल रजिस्टर्स हैं ये सारे के सारे लिस्ट बेस हैं। वहाँ पर आपको लिस्ट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसके अलावा कुछ सैम्पलिंग फ्रेम होते हैं जो एरिया बेस होते हैं। अब एरिया बेस जो सैम्पलिंग फ्रेम है ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम ज्योग्राफिकल स्टडीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी एरिया से रिलेटेड जो रिसर्च है या जहाँ पर हम रीजन्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तो ऐसी लिस्ट को हम कहते हैं एरिया बेस्ड सैम्पलिंग फ्रेम। जैसे DHA है या वापडा के कनेक्शन हैं या सुई गैस के कनेक्शन हैं या वाटर सप्लाई के कनेक्शन हैं। तो तीसरी टाइप है जनरेटेड फ्रेम्स। कभी ऐसा होता है कि रिसर्चर जो है उसके पास किसी किस्म की लिस्ट पहले से अवेलेबल नहीं होती, तो वो ख़ुद से लिस्ट जो है वो जनरेट करता है। तो ऐसी लिस्ट को या ऐसे फ्रेम को हम जनरेटेड फ्रेम कहते हैं। जैसे कंज्यूमर की ओपिनियन से मुतालिक डाटा वो खुद से जनरेट कर सकता है या सेलिंग पॉइंट्स हैं तो वहाँ से वो डाटा जो है वो खुद से जनरेट कर सकता है। अब जो सैम्पलिंग फ्रेम है इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है। कुछ इश्यूज़ हैं जो सैम्पलिंग फ्रेम से रिलेटेड हैं, जैसे कि कवरेज एरर आ सकता है कि जो सैम्पलिंग फ्रेम आपने लिया है उसमें कवरेज एरर एग्जिस्ट कर रहा है कि उसने पूरे पॉपुलेशन को कवर ही नहीं किया, कुछ पॉपुलेशन यूनिट्स को वो स्किप कर गया है, तो ये उसमें एक एरर हो सकता है। या कुछ एंट्रीज वो मिस हो गई हैं उससे बाई चांस। इसके अलावा कि आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी उस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है जो आउटडेटेड है, मतलब फ्रेश नहीं है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो निकल चुके हैं लेकिन आपने अभी भी उनको बीच में रखा हुआ है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं या एलिमिनेट हो चुके हैं, तो इसके बावजूद वो आपकी उस लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो ये आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। नॉन रिस्पॉन्स का भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसकी रीज़न ये कि जब आप किसी पर्सन से, किसी ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो सम टाइम आपके कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिलता, या अगला बंदा खामोश हो जाता है या अगला बंदा जो है ना उसको रिस्पॉन्स करना मुनासिब नहीं समझता, तो फिर वहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स पड़ा हुआ होता है। अब वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपने ज़ाहिर है उसको खुद फिलअप करना है। ज़ाहिर है कोई ना कोई एंट्री आप खुद डालेंगे या उसे आप छोड़ देंगे, तो ये नॉन रिस्पॉन्स के ज़ुमरे में आ सकता है। डुप्लीकेशन हो सकती है
कि एक ही चीज़ जो है ना 2 बार 3 बार आपने लिख ली है, कोई एक इन्फॉर्मेशन है एक ही बंदे से रिलेटेड, वो ओवरलैप कर गई है, तो इनकम्प्लीट एंड इनएडिक्वेट भी हो सकता है कि जो आपकी लिस्ट है वो इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। नामुकम्मल मीन कि आपने 1000 लोगों की लिस्ट लेनी थी और उसमें से आपको 990 मिल गए हैं, या आपको 885 मिले हैं, बाकी मिसिंग है। तो अब ऐसी जो लिस्ट है ज़ाहिर है वो इनकम्प्लीट है, तो उसमें से ही आपने फिर सैम्पल लेना, तो सैम्पल भी आपका प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट है सैम्पलिंग डिज़ाइन। अब जो सैम्पलिंग डिज़ाइन है ये एक डेफिनेट प्लान है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में से सैम्पल निकालने के लिए। ज़ाहिर है जब हम किसी पॉपुलेशन पे रिसर्च करते हैं तो हमारे पास ना तो इतने रिसोर्सेज होते हैं कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें, ना ही हमारे पास इतनी ज़्यादा मैन पावर होती है कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सकें, और ना ही हमारे पास इतना वक्त होता है। हम कम वक्त में कम रिसोर्सेज से कम मैन पावर को यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट करना चाहते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करते ही नहीं हैं, हम उसके छोटे से पार्ट को स्टडी करते हैं, दैट्स कॉल्ड सैम्पल। अब जो सैम्पल की स्टडी है वो सर्वे कहलाती है। तो अब वो जो सैम्पल आपने निकाला है किसी भी पॉपुलेशन में से, जो आपने सैम्पल निकाला है वो जिस तरीके से जिस मेथड से आपने निकाला है उस मेथड को, उस प्लान को हम सैम्पलिंग डिज़ाइन कहते हैं। अब जो सैम्पलिंग डिज़ाइन है ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, या आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, या आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी नेचर क्या है। डेफिनेटली अगर पॉपुलेशन आपकी स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा दूर दराज फैली हुई है, तो वहाँ पर आप जो सैम्पलिंग टेक्निक अडॉप्ट करेंगे वो डिफरेंट होगी। तो अगर आपकी पॉपुलेशन करीब करीब है तो वहाँ से सैम्पल लेना ज़रा ज़्यादा ईजी है। अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो उसके लिए आपको एक बड़ा सैम्पल चाहिए उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो आप छोटा सा सैम्पल भी ले लें तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि सारे पॉपुलेशन के यूनिट्स जो हैं वो एक जैसे हैं। आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज अगर बहुत ज़्यादा हैं रिसर्च के लिए तो आप अच्छे से रिसर्च जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि वसाइल आपके बेशुमार हैं। तो अब जो सैम्पलिंग डिज़ाइन है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। उनमें सबसे पहला है कि टारगेट पॉपुलेशन जो है ना उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, यानी जिस पॉपुलेशन में से आपने सैंपल लेना है उसके बारे में आप क्लियर कट हों कि ये आपका टारगेटेड पॉपुलेशन है। जैसे मैंने शेयर किया कि अगर आप किसी हॉस्पिटल के पेशेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं तो फिर उसी हॉस्पिटल के पेशेंट्स जो हैं वो आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है। अब आपने जो सैंपल लेना है वो उसी हॉस्पिटल से लेना है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि रिसर्च आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं और सैंपल आप गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ले लें, ऐसा नहीं है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि टारगेटेड पॉपुलेशन की आइडेंटिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है। अब जब आप टारगेटेड पॉपुलेशन क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अगली स्टेज आती है कि उस टारगेटेड पॉपुलेशन की लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो, यानी सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो आपके पास होना चाहिए और वो कंप्लीट हो, अप टू डेट हो। फिर उस सैम्पलिंग फ्रेम में से, उस सैम्पलिंग लिस्ट में से आपने एक सैम्पल ड्रॉ करना है, तो वो कितने साइज़ का होगा और किस तरीके से आप अडॉप्ट करोगे उसको, सैंपल को किस मेथड से आप सिलेक्ट करोगे ये आपने डिसाइड करना है। क्या वो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, या वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, कौन सी टेक्निक आप अप्लाई करना चाहते हैं, या वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग है, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, कौन सा प्रोसेस है जो आपने अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट है कि सैम्पलिंग यूनिट जो है वो क्लियर होने चाहिए। सैम्पलिंग यूनिट मीन जो सैंपल के अंदर यूनिट्स हैं वो आपके बिल्कुल प्योर होने चाहिए और वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हों
पॉपुलेशन का। डाटा कलेक्शन मेथड जो है वो आपने कौन सा अडॉप्ट करना है डाटा कलेक्ट करने के लिए। प्राइमरी सोर्स यूज़ करेंगे, सेकेंडरी सोर्स यूज़ करेंगे, क्वेश्चनर मेथड आपने यूज़ करना है, टेलीफोनिक मेथड, जो भी डाटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं वो उनमें आपने क्लैरिटी लेनी है कि कौन सा मेथड जो है ना वो आपने यूज़ करना है। तो जो सैम्पलिंग डिज़ाइन है इसकी जो फेमस टाइप्स हैं वो दो हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी यहाँ तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की मदद से सैंपल ड्रॉ करेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की मदद से सैंपल ड्रॉ करें। अब जो फेमस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स हैं उनमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है, सिस्टमेटिक है, क्लस्टर है, मल्टी स्टेज मल्टी फेज सैम्पलिंग है। ये सभी प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग हैं। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग है उनमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जजमेंट है, कोटा है, स्नोबॉल एंड सिक्वेंशियल सैम्पलिंग है। अब कौन सा तरीका आपने अडॉप्ट करना है और उसमें से फिर कौन सी टाइप आपने यूज़ करनी है, तो ये आपने डिसाइड करना है। अब जो ये सभी मैंने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स का जिक्र किया है इनके ऊपर अलग अलग जो है ना वो हम वीडियो लेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैंने इनका नाम ही शो ऑफ किया है। तो अब जो फैक्टर्स हैं जो सैम्पलिंग डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। आपका जो स्टडी ऑब्जेक्टिव है वो इफ़ेक्ट करता है आपके सैम्पलिंग डिज़ाइन को। पॉपुलेशन का साइज़ और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपके सैम्पलिंग डिज़ाइन को इफ़ेक्ट कर सकता है। अवेलेबल रिसोर्सेज वो भी सैम्पलिंग डिज़ाइन के मुतय्यन करने में हेल्पफुल हैं। तो जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का लेवल जो आपको रिक्वायर्ड है उस रिसर्च के अंदर, तो ये भी मैटर करता है कि आपने कौन सा सैम्पलिंग डिज़ाइन यूज़ करना है। सैम्पलिंग बायस को कंट्रोल करने के लिए आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा सैम्पलिंग डिज़ाइन यूज़ करें कि हमारा सैम्पलिंग बायस या सैम्पलिंग एरर जो है वो कम से कम हो। इसी तरह जो नॉन सैम्पलिंग एरर है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए भी हमने डिसाइड करना है कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक हम यूज़ करें। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी मान अल्लाह।